एक इजरायली जनरल बोलता है कि जो हेजबोला के सोल्जर्स है दे आर बेटर ट्रेंड, कि साउथ अफ्रीका से बदतर हाल पैलेस्टीन लोगों के। इजराइल बोल रहा है हेजबोला को तुम नवंबर तक रुक जाओ। पहले तो गोडसे के सपोर्टर्स भी नहीं मिलते थे, मगर आज ट्रेनों में बोलने लगे कि गोडसे ने जो गांधी जी को मारा वो अच्छा किया। द रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम अकरम त्यागी और इस बार हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर आए हैं वो मुद्दा मुस्लिम जगत से जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि वैश्विक मुद्दा है, जो फ़लस्तीन का इशू, जिस पर कभी किसी धर्म का कोई लेबल नहीं लगा, किसी जाति का आंदोलन होने का कोई लेबल जिस पर नहीं लगा, वो इशू हम इस बार लेकर आए। और हमारे साथ में मौजूद हैं बात करने के लिए फिरोज़ मीठी बोरवाला, जिनका ताल्लुक़ है इंडिया फ़लस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और फ़लस्तीन और मुस्लिम वर्ल्ड पे बहुत बारीक नज़र रखते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे जो फ़लस्तीन में हाल ही में जो हिंसा हुई है, जिसमें 47 लोगों की जान जा चुकी है लगभग, और बीती रात भी वहाँ पे हिंसा हुई है, इजराइल की तरफ से बमबारी हुई है, और लगातार वक्फे के बाद जिस तरह से हिंसा होती रहती है, निर्दोष फ़लस्तीनियों पर, निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जिस तरह इजराइल की फोर्सेज बमबारी करती है, गोलियाँ चलाती है, अस्पतालों पर बम गिराती है और गर्भवती महिलाओं तक को निशाना बनाया जाता है, उस सारे इशू पे हम बात करने के लिए हमारे साथ में फिरोज़ मीठी बोरवाला मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वसीम भाई। और पहला सवाल यही है सर, ये जो बार बार हर 6 महीने के बाद जो इजराइल की तरफ से ये हिंसक घटनाएं होती हैं, ये क्या वजह है इसकी? बहुत आसान है समझना। जैसे भारत के संदर्भ में जी, इलेक्शन आते हैं तो कम्युनल राइट्स, उसका बयानबाजी होती है ताकि पोलराइज हो। इसी तरीके से इजराइल में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जी। नवंबर में फिर से इलेक्शन आने वाले। पिछले 5 सालों में शायद 5 सरकारें बनी हैं, हर इलेक्शन में से कोई नतीजा ठीक से आ नहीं पाता जी। तो अभी वापस जो बेनेट की सरकार थी वो कोलैप्स हो गई। याइर लापिड 3-4 महीने के लिए प्रधानमंत्री है, उसकी टक्कर नेतन्याहू के साथ है। तो उसमें से ज़्यादा कट्टर यहूदी ज़ायनिस्ट कौन है, उसकी कंपटीशन चल रही है। इसलिए ये गाज़ा पे हमला हुआ है कि कौन एंटी पैलेस्टीन है, कौन और कट्टर है, हार्डकोर है, उसको बताने के लिए बार बार निहत्थे लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है। तो सर, समाधान के रूप में क्या है इसमें? जो वैश्विक जो देश हैं जो अपने आप में ये चाहते हैं कि शांति रहे, विश्व शांति की दुहाई देते हैं, तो वो इस पर खामोश रहते हैं फ़लस्तीन पर होने वाली हिंसा पर। इसमें समाधान इजराइल चाहता नहीं है जी। समाधान बहुत आसान है। 1987 में जी पैलेस्टीन लीडरशिप अंडर यासर अराफात, उन्होंने सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जो किसी आज़ादी के आंदोलन ने किया नहीं। 1947-48 में जो बंटवारा हुआ, उसमें जो वॉर हुई, उसमें 78% पैलेस्टीन लैंड इजराइल लेके गई जी। उसके बाद 67 के वॉर में 100% पैलेस्टाइन उनके हाथ में चला गया। तो 87 की जो PLO की जो स्टेटमेंट थी कि हम लोग सिर्फ 22% लैंड जो 67 में गया वो दे दो, 2 देश चलेंगे, आपका वेस्ट जेरूसलम और इजराइल, हमारा ईस्ट जेरूसलम और पैलेस्टाइन। उससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आज़ादी का आंदोलन क्या करेगा? मगर इजराइल का है कि सेटलमेंट्स बनाओ, पैलेस्टीन्स को अपने ज़मीन से हटाओ, वो उनका एजेंडा, उनको कोई समाधान नहीं चाहिए। मूलभूत से जो लोग बोलते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कोई वॉर नहीं है। एक जगह पे इजराइल एक ऑक्यूपाइंग पावर है, एक कॉलोनियल यूरोपियन सेटलमेंट बसी है, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, बहुत सारे अन्य देशों में हुआ था, अंग्रेज भी यहाँ आए थे। तो यहाँ मूल निवासी जो फिलिस्तीनी लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म मजहब के हो, वो सवाल नहीं है इधर। जो मूल निवासी, जो नेटिव पॉपुलेशन है, जो 10,000 साल से वहाँ है, कभी कैनानाइट्स, सीडमाइट्स, एमोराइट्स, जिनका जिक्र बाइबल में है, ठीक है। तो ये एंशिएंट कल्चर है जो सीरिया से लेकर लेबनान और जॉर्डन और ये जो पूरा इलाका है, ठीक है ना, वो ये लोग हैं। तो जो मूल निवासी है, और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जो एक जूइश माइग्रेशन जो यूरोप से हुआ, वो उसका नतीजा है। जो जूस के हालात क्रिश्चियन यूरोप में जो बुरे थे, उसका पूरा का पूरा बोझा डाल दिया एक छोटे से जगह पे, ठीक है ना। तो ये एसेंशियल है कि ये जो संघर्ष हो रहा है वो इट इज़ अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ द नेटिव लैंड ऑफ द पैलेस्टाइन पीपल। ये एक सिंपल बात है जी, ठीक है। दूसरी बात है कि समाधान किए बहुत आसान है अगर वो चाहते थे इजराइल तो, मगर इजराइल को लगता है कि हम इतने ताकतवर बन चुके हैं कि हमारे कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा कि एब्राहम अकॉर्ड्स जो ट्रम्प के दौरान करवाए गए, जब UAE और बहरीन
अभी सूडान, मोरक्को, सऊदी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, स्टेटमेंट देते हैं अच्छी, मगर अंदर तो इसराइल के साथ वो बहुत पहले से है। तो जब ये अरब मुल्क ही मेरे साथ है, जब जॉर्डन और इजिप्ट से भी हमारा पीस अकॉर्ड हो चुका है, तो अभी है कौन हमारे सामने? ठीक है, तो एक तो ये लोग ने ये काम कर दिया है, दूसरा ये लोग ने किया है कि टारगेट जो पैलेस्टाइन सपोर्ट कंट्रीज है, हिजबुल्लाह को लेबनान में टारगेट करो, सीरिया को वो इसलिए टारगेट किया कि अगर सीरिया ही टूट जाता है तो बाद में कौन सप्लाई करेगा और कौन पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेगा, और ईरान, ये इसलिए ये कंट्रीज टारगेट थे जी। कल जाके अगर सीरिया और ईरान बोल दे कि हम लोग ने, और हिजबुल्लाह ने बोल दिया कि हम लोग पैलेस्टाइन को नहीं सपोर्ट करेंगे, तो ये उन पे ये अटैक होगा नहीं। ओके, मगर अभी परिस्थिति बदल रही है। एक है कि पिछले साल जो 2021 में जो गाजा पे जो 11 दिन की वॉर चली, उसमें से इजराइल थक गया। आज इजराइल की ताकत नहीं है, वो मिलिट्री पावर नहीं है जो 67 में था। इजराइल 2000 में लेबनान छोड़ना पड़ा, 1982 में इन्होंने बेरूट को कैप्चर किया था, 18 साल के रेजिस्टेंस के बाद हिजबुल्लाह उनको वहाँ से निकाल पाया। उसके बाद 2006 में वापस लेबनान पे जंग हुई, 34 डे की जंग में हिजबुल्लाह ने उनको बॉर्डर पे रोका। तो एक मिलिट्री पार करके इजराइल खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके पास एक ही अभी जो ताकत है वो हवाई जहाज की है, जो इनके पास हवाई जहाज नहीं ना, इनके पास टैंक है, पैलेस के पास तो वो भी नहीं है। ठीक है ना, तो मगर अभी 2006 की जंग के बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इजराइल समझ गया कि अभी हम लोग हिजबुल्लाह को लैंड टू लैंड पे, मैन टू मैन हरा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए उन्होंने और बड़ी योजना बनाई कि अभी सीरिया को भी ख़त्म करो। ठीक है, तो ऑयल पाइपलाइंस वो एक अलग मुद्दा है, कभी सीरिया पे अलग से बात करेंगे। ठीक है, मगर शिया सुन्नी को बांटो, मुस्लिम क्रिश्चियन को बांटो, क्रिश्चियंस को इस इलाके से निकाल दो, जैसे उन्होंने यजीदी की कोशिश की। मगर जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है, उसमें जो माइनॉरिटीज़ जो है छोटी छोटी, उनको तो यहाँ से निकालो। इसलिए जहाँ 20-25% आबादी पैलेस्टाइन क्रिश्चियन पॉपुलेशन की थी, आज 2% पे आ गए। मगर पैलेस्टाइन्स का क्रिश्चियन और मुसलमान एक साथ खड़ा है, और खतरे में है सिर्फ अल-अक्सा मस्जिद और कुब्बतुस सकरा नहीं, मगर जो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, जहाँ से जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन की बात होती है, और जो चर्च ऑफ द नेटिविटी है बेथलेहम में जहाँ वो पैदा हुए थे, वो सब जो पाक जगह है वो सब खतरे में है। इसलिए क्रिश्चियन और मुस्लिम साथ में संघर्ष करें। एक चीज़ और कही जाती है सर कि जब तक ट्रंप रहे अमेरिका में, राइट विंग की सरकार रही, तो फ़लस्तीन और ये इजराइल के बीच में मामला स्थिर रहे, मतलब कोई हिंसक, कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं घटी। लेकिन जब से जो बाइडन आए हैं वहाँ पर, उसके बाद से लगातार हिंसा हो रही है। नहीं, उस दौरान भी हुई, ट्रम्प के दौरान भी हुई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल जब भी चाहता है तो गाजा पे हमला करता है, क्योंकि उसके इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं पॉलिटिकल, उसको सुलझाने के लिए, कौन हार्डकोर जूइश ज़ायनिस्ट है उसको प्रूव करने के लिए वो टाइम पे भी हुई है। तो द पॉइंट बीइंग दैट अभी जो परिस्थिति, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अमेरिका के अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद एक पूरा एक ग्लोबल चेंज आ चुका है। अफगानिस्तान से निकले, इराक से निकले, यूक्रेन में जाके रशिया के सामने हार चुके हैं। पूरा ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर इज नाउ बैक टुवर्ड्स एशिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो बहुत ही आक्रामक और ऑपरेसिव था, एक्सप्लॉयटेटिव था, वो भी कोलैप्स हो रहा है। एशियन नेशंस आर राइजिंग अगेन। और 18वीं सेंचुरी तक, बिफोर द राइज ऑफ यूरोप, दुनिया की आधी आबादी, दुनिया की आधी जीडीपी वो चाइना और इंडिया की थी, इसलिए वो लोगों ने यहाँ आकर बाद में लूटा। ठीक है, अभी ये परिस्थिति फिर से उस दिशा में जा रही है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। उस संदर्भ में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैरिश ऑयल फील्ड, जहाँ बहुत सारा, क्योंकि 2007 और 2008 में सीरिया के मेडिटेरियन जो दरिया, ईस्टर्न मेडिटेरियन, साइप्रस, सीरिया, इजराइल, लेबनान, पैलेस्टाइन, ये जो पूरा पट्टा है इंक्लूडिंग इजिप्ट, ये सबको वहाँ से ऑयल और गैस का बहुत बड़ा फायदा है। मगर इजराइल, पैलेस्टाइन और लेबनान और सीरिया को कोई गैस देना नहीं चाहती। मगर एक कैरिश ऑयल फील्ड है जहाँ लेबनीज का भी हक है, पैलेस्टाइन का भी हक है और इजराइल का भी हक है। ठीक है, अगर इजराइल का जो हक है वो है। ओके, सो द पॉइंट इज दैट अभी हिजबुल्लाह ने ये पोजीशन लिया है कि वो कैरिश ऑयल फील्ड का एक हिस्सा हमारा है, जो हमारा लीगल अधिकार है वो हमको दे दीजिए, वरना वॉर होगी। ठीक है, और उनका बोलना है कि आपने, क्योंकि कोशिश ये हुई थी कि वापस लेबनान में सिविल वॉर हो जाए सुन्नी शिया की, इसलिए वो कौन सा रफ़ीक हरीरी का बेटा सईद हरीरी, साद हरीरी, उसको 3 दिन के लिए सऊदी ने किडनैप किया था कि तुम कर लो सिविल वॉर। जब सिविल वॉर नहीं हो पाई, हरीरी ने भी, क्योंकि सुन्नी शिया नहीं चाहते लेबनान में। ओके, क्योंकि आज आप देखो कि
सिविल वॉर के पहले 70s में 1 लेबनीज पाउंड वॉज इक्वल टू $1. बेरूट वॉज दुबई, बेरूट वॉज द बैंकिंग फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द अरब वर्ल्ड. उसके बाद अभी हम लोग जब जाते थे लेबनान सिविल वॉर के बाद, ओके, $1 वॉज इक्वल टू 1500 लेबनीज पाउंड. जैसे अपना $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, वो 1 to 1 का 1500 हो गया. आज वो 1500 का 35,000 रुपया हो गया. 35,000 मतलब जब आप $1 देते हो टैक्सी वाले को तो आपको 35,000 लेबनीज पाउंड देने पड़ते हैं. आप सोचो कि इन्फ्लेशन ने कितना देश को इकोनॉमिक सैंक्शन से बर्बाद किया है. ओके, तो अभी हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस ने ये पोजीशन लिया है कि अगर आपने हमको हमारा तेल और गैस नहीं दिया तो सितंबर में जंग होगी. क्योंकि अभी इन लोग के पास हवाई अटैक्स का आंसर ड्रोन से आ चुका है. ओके, उनके पास ड्रोन्स है और गाज़ा जैसी जगह से भी मिसाइल्स उनके पास आ चुके हैं जो वो 25 फीट वाले नहीं, अभी 250 किलोमीटर जा सकते हैं. वो टेल अवीव और हाइफा तक जा सकते हैं. तो बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है. ओके, और उसमें से ये पॉइंट है कि इनफैक्ट अमेरिका ने एक इंटरलॉकुटर डाला है, एमोस हॉस्टाइन जो इजरायली अमेरिकन सिटीजन है, कि भाई इसको सुलझा दो क्योंकि और एक वॉर होगी तो अमेरिका में तो ऐसा तेल और गैस बढ़ेगा, यूरोप में ऐसा तेल और गैस बढ़ेगा कि बाइडेन नवंबर में तो जो मिड टर्म इलेक्शन में हारने वाला है वैसे भी हारने वाला है, मगर और भी बुरे तरीके से हारेगा. तो अभी इजराइल बोल रहा है हिजबुल्लाह को तुम नवंबर तक रुक जाओ, इलेक्शन होने आने दो, जो सरकार बनेगी बाद में देखेंगे. तो ये परिस्थिति है कि रेजिस्टेंस इज ग्रोइंग इन इट्स पावर. नहीं, इसमें सर एक चीज़ और, जब बार बार हिंसा भी हुई है, इजराइल की तरफ से हिंसा घटनाएं हुई हैं, इजराइल के खिलाफ केस भी चल रहे हैं, लेकिन उन पर जजमेंट नहीं आ पा रही है. क्या वजह है सर इसकी? नहीं, पॉइंट सिंपल है कि ना अमेरिका ना इजराइल, इनफैक्ट इंडिया भी नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है, तो वो एक्चुअली लागू होता भी नहीं. मगर फिर भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पैलेस्टाइन अभी गए हैं. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन हुआ है, वहाँ भी रिपोर्ट्स तैयार हो रही है उनके खिलाफ. मगर इजराइल तो अपने एक लॉ टू इटसेल्फ है, वो कोई लॉ बॉ तो मानता नहीं है, क्योंकि दे बिलीव दैट द ओनली चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एक सुपीरियर रेस ही अपने मानते हैं. तो तुम लोग कौन होते हो भाई? ठीक है ना. तो फाइनली वो, मगर परिणाम आप देखिए कि नाउ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इवन इन यूरोप इजराइल को एक अपार्थाइड स्टेट बोल रहा है. ठीक है, कि साउथ अफ्रीका से बदतर हाल पैलेस्टाइन लोगों के. अमेरिका के अंदर यंग जूज आर कीपिंग अवे फ्रॉम इजराइल कि ये भयंकर फैशिज्म है, नाजी स्टेट बन चुका है, ये हम हमारा स्टेट नहीं है. जूज धर्म छोड़ रहे हैं क्योंकि वो जुडाइज्म और इजराइल का जो कॉन्फ्लेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. तो जहाँ धर्म हिंसक हो जाता है तो लोग दूर हो जाते हैं. ओके, तो वो कॉन्टेक्स्ट में अभी पूरी की पूरी इजराइल की नैरेटिव कोलैप्स हो रही है इवन विद इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. ओके, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में एक कंसेंसस था कि इजराइल के साथ खड़ा होना है, आज भी है. मगर अभी डेमोक्रेटिक पार्टी में आधे लोग पैलेस्टाइन के साथ है, आधे लोग इजराइल के साथ है. तो डेमोक्रेटिक पार्टी में अभी एक लगातार एक पैलेस्टाइन के लिए राय बनती जा रही है, सपोर्ट बनते जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज द पॉलिटिकल पार्ट, जो सोशल पार्ट. दुनिया भर में जो बॉयकॉट मूवमेंट चल रही है, मगर ऑन द ग्राउंड एक इजरायली जनरल बोलता है कि जो हिजबुल्लाह के सोल्जर्स है दे आर बेटर ट्रेन्ड. ओके, मैन टू मैन, क्योंकि ये जो इजराइल का जो सोल्जर है वो नियत लोग का हाथ पैर तोड़ो, बच्चों को मारो, बूढ़ों को मारो, वही तो काम करता है भाई. ठीक है, मगर जब आपको एक जंग लड़नी होगी ना जी, तो 2006 में तो आपको हिजबुल्लाह ने हरा दिया था, आप सीरिया में भी नहीं कर पाए. ठीक है, आप बम धमाके करो, आईसिस और अलकायदा को सपोर्ट करो, वगैरह वगैरह वो करो, मगर अभी जो इसलिए आप देखो कि ये जो गाजा की वॉर हुई वो 3 दिन चली. लोग पूछे कि हमास इसमें क्यों नहीं उतरा, क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद को अटैक किया था ताकि उनका नवंबर में जो उनको फ़ायदा लेना हो. इसलिए जो पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस है वो भी पूरी की पूरी जंग में नहीं उतरी. इजिप्ट ने आकर एक सीज फायर करवा दिया. ठीक है, अभी जो एक तैयारी वाली जंग होगी फ्रॉम द रेजिस्टेंस, वो इजराइल की आखिरी जंग होगी, क्योंकि वो लोग झेल नहीं पाएंगे. और ना कोई यूरोप, ना कोई नेटो, ना कोई अमेरिका आने वाला है. हथियार भेजेंगे मगर कोई लड़ने वाला आने वाला नहीं. तो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द इजरायली ज़ायनिस्ट रेजिम. और फिर जो इजराइल का जो फिर वो ग्रेटर इजराइल का सपना है खत्म, फिर वो कैसे हो? अरे आप इतने 1917 से पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 जी, जब वो रॉथशील्ड डिक्लेरेशन, रॉथशील्ड्स को बैंकिंग फैमिली को दे दिया एक ज़मीन, एक बैंकिंग फैमिली को ब्रिटेन ने दे दिया एक ज़मीन. आप सोचो कि एक्चुअली क्या था वो मामला, कि वो रॉथशील्ड बैंकिंग फैमिली ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 में बैंक रोल करती है. दूसरे भी डील्स हुए थे, मगर पैलेस्टाइन को दे दिया. तब से उनका था, मगर पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस आम लोगों ने उनको अभी तक रोक के रखा है. ठीक है,
ये पैलेस्टीन लोगों की बलिदान है। और एक बात है कॉल्ड सुमुद, आई विल क्लीन टू माई लैंड, मैं मेरी ज़मीन के साथ रहूँगा। तो उनके झाड़ को, ऑलिव ट्रीज को आके उखाड़ देते हैं, उनके पानी को पॉइजन कर डालते हैं, क्या क्या नहीं करते, मगर वो लोग अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो अब तक वो टिके रहे, डटे रहे, अल अक्सा को डिफेंड करते रहे। ठीक है, जब भी संकट आती है तो 50,000 फिलिस्तीनी वहाँ पहुँच जाते हैं और क्रिश्चियन और मुसलमान सब एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो अपना काम कर लिया है। ग्लोबल मूवमेंट ने भी अपना काम काफ़ी हद तक किया है एक एंटी इजराइल माहौल बनाने में। और अभी जो रेजिस्टेंस है, जिसमें पैलेस्टीन रेजिस्टेंस है, लेबनीज रेजिस्टेंस है, सीरिया की सरकार है, ईरान की सरकार है, इराक का रेजिस्टेंस फोर्सेस है, यमन का रेजिस्टेंस फोर्सेस है, मैं मानता हूँ कि टूनिसिया और अल्जीरिया के भी लोग हैं। तो ये सब अभी एक तैयारी हो रही है कि अगली जंग निर्णायक होगी और इजराइल एज ए ज़ायनिस्ट रेजीम विल एंड। ओके, फिर वहाँ जूस और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन एक साथ रहे, किसी को कोई जाने की जरूरत नहीं है। अगर जूस वापस अपने अपने जहाँ से आए थे, 10 लाख तो रशिया से आए, पता नहीं कितने अमेरिका से आए, कितने यूरोप से आए, तो जहाँ जहाँ से भी आए आप जाइए, मगर जो मूल निवासी जू वहाँ रहे, जो मूल निवासी क्रिश्चियन है, जो मूल निवासी मुसलमान है, वो रहे साथ में जैसे पहले से रहते थे। और एक वन डेमोक्रेटिक स्टेट बनने की बात आई थिंक अभी दिख रही है। सर एक चीज़ और यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों में हम देखने को मिला है भारत में, यहाँ पहले कभी इजराइल के सपोर्टर्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब मिलते हैं, क्या वजह है इसकी? पहले तो गोडसे के सपोर्टर्स भी नहीं मिलते थे, मगर आज ट्रेनों में बोलने लगे कि गोडसे ने जो गांधी जी को मारा वो अच्छा किया। तो वही मानसिकता की बात है, वही विचारधारा की बात है। ठीक है, तो जो यहूदी सुप्रीमिस्ट है वो मानते हैं कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान है दुनिया के, ज़ायनिस्ट जिसको बोलते हैं। हाँ, जिसको ज़ायनिस्ट बोलते हैं। ओके, बिकॉज वो ज़ायनिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ सुप्रीमिसिज्म। तो मैं ज़ायनिज्म को इंटरनेशनल ब्राह्मणवाद बोलता हूँ। ठीक है, जो मनुवादी मानसिकता है कि एक श्रेष्ठ वर्ण बाकी के वर्णों से श्रेष्ठ है, आप हमारी सेवा करने के लिए आए हो। ओके, वैसे ही ये आइडियोलॉजी है, इसलिए ये मिलता है। ठीक है, मगर पॉइंट इसके गोलवर्कर ने तो हिटलर को सपोर्ट किया था कि जो हिटलर ने किया टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, हमको भी वही करना चाहिए। तो इजराइल किसके साथ क्या दोस्ती करिए। दूसरा प्रॉब्लम है, उसके दूसरे जो दोस्त अमेरिका में वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है। और क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट का मामला है ऐसा कि फाइनली सभी यहूदियों को ईसाई बनना पड़ेगा, क्योंकि जब ईसा मसीह वापस आएंगे तो वो सभी यहूदी को बोलेंगे आप बन जाओ क्रिश्चियन, वरना सबको मार देंगे। तो उसके जो दोनों दोस्त है, हमारे जो यहाँ मनुवादी तो है एकदम मूर्ख टाइप है, उनका भी टाइम आएगा। ठीक है, भारत की जनता उनको हरा देगी। और फाइनली क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी एकदम पागल लॉट है, दे आर ऑल्सो मोरॉन्स। ओके, तो उनके दोस्त भी ऐसे है कि उनके कुछ काम के नहीं। मगर वो निर्णायक मुद्दा नहीं है। निर्णायक है कि अभी जो रीजनल रेजिस्टेंस है वो तय करेगा ओके कि अभी वहाँ पैलेस्टाइन का सोल्यूशन क्या आना है। उसमें ना कोई अमेरिका का रोल है, ना कोई रशिया का रोल है। वैसे रशिया और इजराइल अभी यूक्रेन के बाद दूर हो चुके हैं। चाइना भी पैलेस्टाइन के पक्ष में बात कर रहा है। रशिया और ईरान करीब हो चुके हैं। ठीक है, तो लॉट ऑफ द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। और इसलिए मैं बोलता रहा कि पैलेस्टाइन इज द सेंट्रल जियोपॉलिटिकल इशू ऑफ आवर टाइम्स। पैलेस्टाइन का सोल्यूशन आएगा, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, तो अभी जो लार्जर जो प्रोजेक्ट है अभी दुनिया में जिससे वेस्ट को तकलीफ हो रही है वो ये यूरेशिया का, एशिया इंटीग्रेट हो जाए। अफ्रीका इज वन, अफ्रीकन यूनियन है। ओके, साउथ अमेरिका में यूनियन है। एशिया को ये लोग ने बांट कर रखा, आसियान कंट्रीज उधर है, साउथ एशिया टोटली हम लोग बटे हैं इंडिया पाकिस्तान के कारण। ठीक है, और मिडिल ईस्ट में सब बंटवारे। अगर एशिया एक हो जाता है तो यूरोप और अमेरिका की सत्ता खत्म हो जाती है। ठीक है, और पुतिन वो काम कर रहा है, चाइना वो काम कर रहा है, ईरान वो काम कर रहा है, और एक नई ताकत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दैट इज़ व्हाट SCO इज अबाउट, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका से बड़ी ताकत ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता रहा है। तो ये एक अलग विषय है, मगर ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है और पैलेस्टाइन की मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं है। रीजनल रेजिस्टेंस अभी ताकतवर है, अगली वॉर में वो इसराइल को हरा देगा, ये आपको पूरी उम्मीद है? टोटल। ठीक, शुक्रिया सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ मुठी बोरवाला के साथ बातचीत आपने देखी। इनका मानना है कि आने वाली जंग में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो जंग होने जा रही है उस जंग में इजराइल की बुरी तरह हार होगी, और जिसमें नतीजा भी फिरोज़ मुठी बोरवाला ने बताया है कि नतीजा उसमें इजराइल के फेवर में नहीं होगा।